लो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून पे कल क्या पढ़ा था? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। बताओ किस भाग में है? भाग 3 में। कहाँ से कहाँ आर्टिकल हैं? 12 से 35। किस देश से देख के सीखा? अमेरिका। इसमें कितने आर्टिकल्स मैंने कल पढ़ाए थे? कहाँ से? नहीं, आर्टिकल्स 14, 15, 16, 17, 18। क्या थी ये? समानता। किसके सामने समानता थी? आर्टिकल 14 विधि, कानून। 15 क्या कहता है? जात पात, धर्म, लिंग, जन्म स्थान से कोई फर्क नहीं। 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरी में आप सबको बराबरी। 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी, जिसे आप कहते हैं अस्पृश्यता। 18 उपाधियां, भाई राजा साहेब, राव साहेब टाइप की। 19 का ट्रिक बताया था। 19 तो अभिव्यक्ति थी, ए बी सी डी ई और जी। ए में क्या था? आरटीआई, झंडा, प्रेस। बी में क्या था? बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हो जाओ। सी में क्या था? संघ बनाओ, समूह बनाओ, जिसका जो मन करे। डी कहीं भी घूमो फिरो। ई क्या कहता है? जहां मन करे निवास करो। जी क्या कहता है? जो मन करे वो रोजगार। ई कहता है जहां मन करे रेजिडेंस। डी का मतलब आपको कौन सी आज़ादी? घूमने फिरने की। सी मतलब संघ बनाना, समूह बनाना, संगठन बनाना, कुछ भी बनाओ जिसका जो मन करे, बस गलत काम नहीं करना। बी मतलब बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ए मतलब आरटीआई, प्रेस, झंडा, और ये सब अभिव्यक्ति की आज़ादी हैं। जो इसका मतलब 19 किसकी बात करता है? आज़ादी की। 18 तक किसकी बात थी? समानता की। अब आज़ादी की। इसके बाद 20 पढ़ा था। 20, 21, 22 ये किन लोगों के लिए था? जिन्होंने अपराध कर दिया। क्या थी इसकी कंडीशन? एक अपराध के लिए एक बार सजा। कौन से समय के अनुसार? जिस टाइम अपराध किया। और क्या था? अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 22 क्या कहता था? जिस पे शक हो पहले से ही उसको डिटेंशन के आधार पर रोक लो। 22 वाला बड़े, हाँ, जैसे किस तरह के लोग थे? आतंकवाद। जिस पे शक हो उसको कितने महीने तक? 3 महीने। अगर आगे बढ़ानी है काम तो किससे पूछना पड़ेगा? प्रतिवेदन का एक बोर्ड बनेगा। कितने महीने और रोक पाएंगे? 1 महीने। ये बड़े जो संगीन अपराध है ना, को बहुत बड़ा क्राइम करने वाला है, उन पे लगता है 22। ज़्यादातर तो आतंकवाद को ही मान लो, बाकी ये जेब कतरे कोई इस तरह के छोटे मोटा इन पे नहीं लगता। 21 क्या कहता है? जीवन का संरक्षण। क्या जानवरों का जीवन भी आ गया? बिल्कुल। कुछ साल पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितना तुम्हें जिंदा रहने का हक है उतना ही जानवरों को भी। अलग अलग हाई कोर्ट्स ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी। इसके बाद हमने पढ़ा था 23, 24। किसकी बात करते थे? कोई तुम्हारा क्या ना कर पाए? एक्सप्लॉयटेशन। 23 क्या कहता था? बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, आदमियों को खरीदना बेचना। 24 कितने साल के बच्चे? 14 साल से कम उम्र के बच्चे की केयर टेकर और एक तरह से सेफ्टी। 25 से 28 में क्या था? धर्म। क्या अपने धर्म के अनुसार हम अपनी शादी ब्याह ये सब कर सकते हैं? तभी तो आपके देश में यूनिवर्सल सिविल कोड है, समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड कह लो। इसके बावजूद भी जब शादी की बात आए या तलाक की बात आए या बच्चा गोद लेने की, क्या इसमें हिंदू मुसलमान बराबर हैं? बिल्कुल अलग। फिर ये क्यों नहीं करते हम? क्योंकि हमने किसको जोड़ रखा है इससे? धर्म। और आपके यहाँ धर्म में मेनली माइनॉरिटी आती हैं। कौन कौन? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। किसने एक्सप्लेन किया ये? सुप्रीम कोर्ट ने। क्या ये संविधान की किताब में लिखा हुआ है? नहीं, वहाँ लिखा था अल्पसंख्यक। लेकिन कौन है ये एक्सप्लेन करने का काम किसका था? सुप्रीम कोर्ट। 28 तक में ये लिखा है किसी इंस्टीट्यूट में राम कथा, हनुमान चालीसा कर सकते हैं क्या? नहीं। ना हम अपने मुस्लिम कल्चर का कुछ, ना हिंदू कल्चर, कुछ नहीं करना। फिर ये वंदे मातरम क्यों गाते हैं? क्योंकि ये नेशनल सॉन्ग है। और दूसरा क्या है? जन गण मन। इनको कोई मना नहीं करेगा, चाहे मुसलमान हो, उसको ये गाने हैं क्योंकि ये देश के लिए, ये किसी धर्म विशेष के नहीं है। क्या हम टैक्स ले सकते हैं धर्म को बढ़ाने के लिए? मंदिर निर्माण करना टैक्स ले सकते हो? नहीं। ये सब लिखा है 25 से 28। 29, 30 किसके लिए था स्पेशल? माइनॉरिटी। आपके देश में माइनॉरिटी वही धर्म वाले ही माइनॉरिटी हैं आपके यहाँ। ये अपने स्कूल बनाए, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि सब काम करें। 31 तो अब है ही नहीं, कहाँ चला गया? 300A में क्या था ये? संपत्ति का राइट टू प्रॉपर्टी। 32 किसका रास्ता खोलता था? सुप्रीम कोर्ट। भाई मेरे घर से दूर पड़ता है तो 226 हाई कोर्ट का। ये सबकी समझ में आ गए थे? ठीक है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको पेपर के लिए तैयार करना। इसमें एक टॉपिक है पूरे का पूरा जो इसी पर बेस्ड है, मौलिक अधिकार। तुम आओ पेज नंबर 61 पर आओ। पहले पुराना भी कर लेंगे, पहले 61 पर आओ क्योंकि ये पूरी डिटेल में है। 61 लिखा हुआ है मूल अधिकार। मिल गया? ठीक है, इसमें तुम सीधे समझ सकते हो। पहले अधिकार करा दूं फिर पहला पेज कराऊंगी। 62 पर आओ क्योंकि जो कल पढ़ाया था पूरी क्लास में और जो आज है वो एक ही चीज़ है। 62 पेज पर देखो, मूल अधिकार एक नज़र में।
पहला कौन सा लिखा है? समानता का। कहां से कहां आर्टिकल? 14 से 18, 5 आर्टिकल है ये, 14 से 18। अंडरलाइन करो पहला आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, प्रोवाइड इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों का समान संरक्षण, विधि का शासन, कानून का राज है आपके यहाँ, मोदी का राज नहीं है। कहने के लिए कहते हैं मोदी का राज, वैसे किसका राज है? कानून का। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे मोदी हो चाहे आपका प्रेसिडेंट हो। अगला पॉइंट देखो, अनुच्छेद 15, इसमें अंडरलाइन करो 15, फिर पढ़ो। राज्य और व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के साथ, अंडरलाइन, धर्म के नाम पर, बहुत इंपॉर्टेंट, मूल वंश, रेस के नाम पर, जाति, कास्ट के नाम पर, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ और लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। किन चीजों के आधार पर? आप कहां पैदा हुए, किस जाति में आप, किस क्रीड के हैं, किस रेस के हैं, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए सब बराबर है। अगला पॉइंट टिक करो, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन, सरकारी नौकरी, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। फिर ये तुमने आरक्षण का मुद्दा क्यों उठा रखा है अगर इतनी समानता है तो? क्योंकि अगर आरक्षण नहीं दोगे तो जिन लोगों को तुमने हजारों साल से पीछे रखा उनको आगे कैसे लाओगे? आरक्षण गलत नहीं था, मैं आरक्षण का कोई फायदा नहीं उठाती, मैं जनरल कास्ट से हूं, लेकिन आरक्षण को समझना बहुत जरूरी है। आरक्षण आज के अगर बात करूं तो गलत है कुछ सेंस में, लेकिन आरक्षण की जरूरत क्या थी इसको एक बार छोड़ के अपने जाति धर्म को, इसको ऐसे समझो। आपके देश में जब से सनातन धर्म है, जब से हिंदू धर्म है, स्टार्टिंग से ऐसी जात पात थोड़ी ना थी। पहले आप बहुत अच्छे ढंग से रहते थे। आपके देश में एक समाज था जिसको आप कहते थे वैदिक काल। वैदिक काल का जो पहला पीरियड था ना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, आपके समाज में रत्ती भर भी कमी नहीं थी। बेस्ट समाज था, सबसे अच्छा सुंदर समाज। आपके यहाँ औरतों की इज्जत, आदमियों की इज्जत, जिसका जो मन करे काम धंधा अपनाओ, जिसका मन करे राजपाट करो, जिसका मन करे सेवा करो, जिसका मन करे शिक्षा दो। यानी आपको बस 4 चीजें पता थी कि मैं जिस काम को करूं उससे मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, मैं अगर दूसरा काम करूं तो मैं क्षत्रिय बन सकता हूं, मेरा मन ना करे तो मैं वैश्य बन जाऊं, और मेरा मन करे तो मैं शूद्र। कोई जात पात डिवीजन नहीं था, सिर्फ लोग पैदा हुए। एक ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना और शिक्षा लेना। जो अर्थ ये अपने वेद और इन सबको पढ़ता, ज्ञान बांटता, वो तो भाई ब्राह्मण है। कोई भी इंसान जो शिक्षा का काम करे, चाहे वो किसी कहीं पैदा हुआ, वो ब्राह्मण था। एक कबीले में समाज रहता था, कबीले में 100-50 आदमी, अपनी गाय रखते, भेड़ बकरी रखते, इनकी रक्षा करना इनका काम था। भाई जिसके हट्टे कट्टे लड़के थे वो कहते कि ठीक है भाई ये पूरी हम सबकी जो है ना गाय एक जगह बन जाएंगी। वहां से तो शब्द आया आपका गोत्र, जो आज हम कहते हैं ना तुम्हारा गोत्र क्या है, गोत्र यहां से निकला। जिस पूरी कम्युनिटी की गाय एक साथ बंधी, उन सबका गोत्र एक हो गया। ये कहते हैं ना गोत्र में शादी नहीं करनी, ये लॉजिक है इसका। जिन लोगों का भाईचारा था, आपस में अच्छे रिश्ते थे, वो चाचा ताऊ या एक कुनबे, एक खानदान के लोग थे, उन सबकी गाय एक साथ बनती थी, और वहां से ये शब्द निकला गोत्र। गोत्र में इसीलिए शादी ब्याह गलत माने जाते थे। जिसने इन गायों की रक्षा की, अपनी बकरियों की, भेड़ की, क्योंकि यही संपत्ति थी। कबीले में किसी के पास महल नहीं थे, कोई जेवरात पहन के नहीं चलता था, ये सब अपनी कुटिया टाइप ऐसे बनाते थे, लकड़ियों की और घास फूस की। और यहाँ 2-4 महीने रहे, जैसे अपनी गायों ने वो चारा वारा खत्म किया, फिर उठ के चल पड़े जंगल में, नदियों के आर पार कहीं। इनका समाज था कबीलाई समाज, और कबीलाई समाज की संपत्ति सिर्फ इनके जानवर होते हैं। ये लाइफ स्टॉक या टोटल जितने पशुधन है ना, इससे इनकी अमीरी थी। तो ये हिंदू धर्म में उस टाइम पर सिर्फ 4 चीजें देखने में आती थी। जिनके हट्टे कट्टे लड़के थे वो कहते भाई हमारे लड़के रक्षा का काम कर देंगे, तो क्या बन गए वो? तुम संभालो, बाकी सब आराम से सोएंगे, गाय चोरी ना करे कोई, तुम्हें देखना है। हाइट हेल्थ अच्छी है, दबा डरा के भगा देंगे जो चोर आएगा, ये क्षत्रिय बन गए। फिर कहा कि हमारे आपस में चीजों का लेन देन कौन करेगा, तो कोई दुकानदार टाइप का बना दे जो हम लोगों के सामान को खरीदे और हमारे ही आपस में कहीं ना कहीं खरीद कर उसको बेच दे। इसे हमने नाम दे दिया भाई तुम क्या हो? वैश्य। तुम व्यापार करो, कभी लकड़ियों का, कभी सामान का, कभी चीजों का। इन तीनों के घर में साफ सफाई का काम, गायों के नीचे सफाई का काम, भाई गाय बांधनी है, चारा खिलाना है, ये सब काम जो कर देगा वो शूद्र। ये सेवा थी, ये कोई बुराई नहीं थी। आज जैसे शूद्र का ना नेगेटिव मानने लग गए, तब शूद्र हर आदमी जो सेवा करेगा वो शूद्र है। ब्राह्मण को पढ़ने का काम है, वो श्लोक रटेगा, याद करेगा, सबको सुनाएगा, समझाएगा, इसका ये मतलब ये करना चाहिए। ये अपने कबीले की रक्षा करेगा, वो कबीले के लोगों के बीच में व्यापार, भाई सामान लिया, सामान दिया, और ये सबकी सेवा करें। कितना बढ़िया सिस्टम था। ब्राह्मण के बेटे को लगता है मुझे गाय की सेवा करनी है, तो क्या बन गया? किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ब्राह्मण का बेटा शूद्र वहीं बैठ के कुटिया में रोटी खाता है। एक उस टाइम तो पत्तों पे खाते थे, एक पत्ते पे उनकी माँ मान लो आटा पीसती है, वो भी सेवा का काम करती है, आटा पीसना। अगर वो आटा पीस के व्यापारी को देती है तो वो वैश्य या अपने आप उसका काम करती है। अब पिता ब्राह्मण है, माँ बेटा शूद्र बन गए, एक बेटा ताकतवर है, उसने कहा मैं कबीले की गायों की रक्षा करूंगा, क्या बन गया वो? और उनमें से एक बेटा ने कहा मैं तो अपना काम धंधा ये खरीदने बेचने, वैश्य। एक परिवार में, एक घर में माँ शूद्र है, खाना बना रही है, उसका हस्बैंड ब्राह्मण है, एक बेटा वैश्य है, एक बेटा क्षत्रिय, एक शूद्र, एक परिवार में है। इनकी पीढ़ी में कोई यूं नहीं है कि बेचारा शूद्र या वाह भाई ये ब्राह्मण, सब बराबर। ये आपने 500 साल तक देखा, कितना सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जहां आपने एक नई चीज खोजी, लोहा, आपके मन में लालच आ गया। कैसे? लोहे से आपने कुल्हाड़ी और हथियार और इस तरह की चीजें बनाई। अब क्षत्रिय को फील हुआ
कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाय, अगर मैं यहीं पे रह जाऊं इस इलाके के जंगल हटा के और ये प्रॉपर्टी मेरी हो तो मेरे बेटे को बनी बनाई प्रॉपर्टी मिल जाएगी। क्षत्रिय ने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी गायों के पीछे पीछे नहीं घूमूंगा, मैं यहीं रहूंगा, गायों का यहीं ना पैदा कर लूंगा चारा, मैं क्यों घूमता फिरूं। ये 1500 से 1000 के बाद 1000 ईसा पूर्व में घटना हुई है और क्षत्रिय के मन में चोर आ गया कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को मिलनी चाहिए, चाहे मेरा बेटा नाकाबिल हो, बनी बनाई प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। जब इसके मन में चोर आया तो ऑब्वियस सी बात है बाकी लोगों के मन में भी आएगा। ब्राह्मण को लगा ये सब क्यों पढ़ें, पढ़ लिख के मेरी बराबरी पर आएंगे, इससे बढ़िया सिर्फ मेरा बेटा पढ़ेगा और मेरा बेटा ही क्या बन पाएगा, ब्राह्मण। इन शूद्रों को और इनको बाकियों को क्या जरूरत पढ़ने की। यानी ब्राह्मण अपना ज्ञान अपने बेटे तक सीमित रखेगा, क्षत्रिय अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को देगा। अब वैश्य को लगा अगर इन दोनों ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र बना लिया तो मैं भी तो बना लूं, मेरे बेटे को मैं क्या दूंगा। इसने कहा कल को मेरा बेटा ही क्या करेगा, व्यापार। तो इन सब ने अपने लड़कों की लाइफ को स्टेबल बना दिया। अब सबसे पीछे बेचारे रह गए शूद्र, जो कि पैदा शूद्र नहीं हुए थे, जिनका कर्म था सेवा करना। इनको इन्होंने कहा कि तेरा बेटा हमारी कैटेगरी में कभी नहीं आएगा। जब इसके बेटे ने कहा मैं ताकतवर हूं, क्षत्रिय बनूंगा, तो इसने कहा मेरा बेटा क्षत्रिय बनेगा, तो शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा। फिर इसके बेटे ने कहा कोई बात नहीं, पढ़ लेता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा तू कैसे पढ़ेगा, तेरा तो बाप शूद्र है, ब्राह्मण तो मेरा बेटा बनेगा। व्यापार करने चला तो वैश्य अड़ गया कि इस इलाके का सारा व्यापार मैं करूंगा, मेरा बेटा करेगा, तू नहीं। अब इस बेचारे के हाथ बंध गए, ना चाहते हुए भी इसे क्या बनना पड़ा। और वहां से ये स्टार्टिंग होके आज तक देख लो तुम, जो पैदा होता है उसी जात का माना जाता है। तभी तो ये ओबीसी, एससी, एसटी बदल थोड़ी ना जाते हैं। तो ये बदलते क्यों नहीं, क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं। कायदे से देखा जाए पैदा सब बराबर ही होते हैं, लेकिन शूद्रों को इतना 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 एक्सप्लॉइट किया। ये सोचो 1000 ईसा पूर्व से आज तुम 2022 एडी में बैठे हो, कितने साल बीत गए होंगे भाई। 1000 साल तो जीरो वापस आने में लगे होंगे और उसके बाद 2200 साल, 2000 साल अब बीत, कितने साल हो गए, 3000 साल। अगर तुम्हारे घर के परिवार के बच्चों को एक पीढ़ी ना पढ़ाए ना तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ बनेंगे। सोचो तुम्हारे बच्चों को कोई स्कूल ना जाने दे, कभी स्कूल का मुंह ही ना देखें, तो आज से 70 साल बाद तुम्हारी फैमिली का स्टैंडर्ड अपग्रेड होगा या नीचे चला जाएगा। और अगर 2 पीढ़ियों का ना पढ़ाएं तो और नीचे। इनको 3000 साल तक पढ़ने का मौका ही नहीं दिया, ना आगे बढ़ने का। तो ये आगे बढ़ेंगे या पीछे रह जाएंगे। अब इनको बराबरी पे लाना हमारी जिम्मेदारी थी ना, इतने साल अगर पीछे रखा, इसीलिए ज़रूरत थी कि इन लोगों को बराबरी पर किसके थ्रू लाया जाए, इसलिए आरक्षण जरूरी था। पर दिक्कत पता है कहाँ हुई, आरक्षण का फायदा वो लोग उठाने लग गए जो चालाक थे, जो बहुत शातिर थे, जिनको असलियत में जरूरत ही नहीं थी। चलो 1-2 पीढ़ी तो सबको जरूरत थी। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 2015 की जो टॉपर थी यूपीएससी, टीना डाबी, सबको पता है, वेल नोन फेस था। टीना डाबी के प्रीलिम्स में नंबर कम थे, ये बात पता है तुम लोगों को। और एक लड़का था, अब मुझे इसका नाम नहीं याद, वो कौन सा था, वो कोई शास्त्री वास्त्री कोई लड़का, मतलब ब्राह्मण कास्ट का लड़का था वो। उसने, आजकल तो आरटीआई का जमाना है, वो लड़का हो गया फेल। 2015 की बात है ये, तब तुम लोग 7-8 साल और छोटे थे तो शायद ना ध्यान दिया, मैं बता देती हूँ। 2015 के यूपीएससी रिजल्ट में जब टीना डाबी ने टॉप किया तो एक अंकित अवस्थी नाम था उसका, याद आ गया, अंकित अवस्थी। उस लड़के ने आरटीआई लगा के जानना चाहा कि भाई मेरे नंबर और जो टॉपर है, मैं तो रह गया, मैं तो फेल हो गया प्री में, जो टॉपर है उसके नंबरों में कितना डिफरेंस था। तो जब आरटीआई से उसने पता लगाया तो टीना डाबी जो फर्स्ट रैंक होल्डर थी उसके प्री के मार्क्स कम थे, ये अंकित अवस्थी के मार्क्स ज्यादा थे। इसके 235 कुछ थे, उसके 198 कुछ थे, काफी बड़ा अंतर था 35-37 मार्क्स का। लेकिन अंकित अवस्थी पीछे रह गया, उसको मेंस में बैठने का मौका ही नहीं मिला। तो ये बात बहुत उस टाइम पे तूल पकड़ी थी कि टीना डाबी अगर 199-198 लाके प्री मेंस लिख सकती है तो अंकित अवस्थी ने कौन सा मर्डर कर रखा कि ये मेंस नहीं लिख सकता। कारण था अंकित अवस्थी जनरल कास्ट का था और टीना डाबी एससी थी। तो ये कहा गया कि भाई तुम तो टीना के ऊपर ब्लेम लगा रहे हो, ये है वो है, वो टॉपर है, काबिल है। उसने कहा मैं ब्लेम नहीं लगा रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा तो लिखवा के भी नहीं देखा 235 पर, उसका 198 पे मेंस लिखवा लिया। हो सकता है वो काबिल हो, लेकिन हम भी नाकाबिल थोड़ी ना थे। यहां से ये बात बहुत लोगों को समझ में आती है कि अब शायद आरक्षण की उतने बड़े लेवल पे जरूरत नहीं है। जरूरत आज भी है। टीना डाबी के पिताजी और माता, तुम्हें पता है, दोनों क्लास ए ऑफिसर थे, पता है ये। उस टाइम पे जब यूपीएससी ही था ना आज़ादी के बाद, तो इनके दादा उस टाइम पे अधिकारी लग गए थे, अफसर। टीना डाबी के दादा कहीं गांव से आके अफसर लग गए मेहनत करके। उसके माँ बाप दोनों खूब पढ़े लिखे, उसकी माँ उस टाइम पे आईईएस थी, नौकरी छोड़ी। आज दोनों बहनें, एक फर्स्ट रैंक होल्डर थी, एक पिछले साल वाले में 15th रैंक होल्डर थी, लेकिन दोनों ने एससी कैटेगरी का फायदा उठाया। क्या सच में जरूरत थी इनको एससी का? इनको जो माहौल मिला, जो परवरिश मिली, जो पढ़ाई लिखाई मिली, वो किससे बेहतर मिली? तुम में से कितने लोगों के माँ बाप अफसर हैं? किसी के भी नहीं। मेरी तो मम्मी बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, उनको तो अक्षर भी ज्ञान नहीं है। जैसे मैं जनरल कास्ट से हूँ, अब जाके ये फील होता है कि इतने साल बीते, अब शायद आरक्षण उतना जरूरी नहीं है। और है तो सच में उनको जो गरीब हैं, गरीब चाहे वो एससी हो और जिसके पास पैसा नहीं है ना,
आर्थिक संसाधन नहीं है, वो ना अच्छा स्कूल जा पाता, ना अच्छे कॉलेज, ना अच्छे इंस्टीट्यूट, इसको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन दिक्कत क्या है, आपके देश में आरक्षण का सबसे ज्यादा जो मलाई खाते हैं ना, वो अमीर, पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं, जिनके बच्चे बेहतरीन शिक्षा पाते हैं और फाइनली जाके वो आरक्षण का फायदा उठा लेते हैं। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। लेकिन आरक्षण इतनी छोटी चीज नहीं है जो मैंने बोला और बंद हो गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे लोग कट और मर सकते हैं। आरक्षण बंद नहीं होने देंगे, होगा भी नहीं, ना ही होना चाहिए। बस बात यह है कि जो लोग सच में इसकी जरूरत है ना, जिनको, उनको मिल जाए। तुम सब गांव से आते हो या गांव के इलाके को तुमने देखा है, आज भी देखो गांव में जो सच में गरीब हैं उनको तो अकल ही नहीं है। आज भी ना गांव में सच में लोगों को, बहुतों को अकल नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लें। आज भी मैं देखती हूँ सर के गांव में कितने लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, वो जाते हैं तो बस अपना खाने का टारगेट लेके बिना पढ़े। उनको चाहिए आरक्षण, लेकिन उनको बताए कौन, आरक्षण का फायदा कौन उठा रहे हैं? अब ये जाहिल जो दो चार है ना, बातें कर रहे हैं, इनकी बुद्धि में कुछ नहीं आना। कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है, इसको कुछ नहीं पता हम क्या बात करें। खड़े हो जरा, हाँ जो समझ गया जिसको मैं बता रही हूँ, हाँ खड़े हो जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ? इसको पहले भी खड़ा किया किसी ने, सर ने? चल बेटा बता आरक्षण क्या होता है। 1 मिनट सुनो, क्या पता इसको पता हो? अच्छा, स्कूल के बारे में क्या बता रही थी मैं? वो जो गरीब होते हैं वो, अरे सुनो क्या कह रहे, जो गरीब होते हैं वो क्या करते हैं? अच्छा, तो आरक्षण ठीक है या गलत है उनके लिए? किन के लिए ठीक है? जो गरीब परिवार से हैं। तुम कैसे परिवार से हो बेटा? कैसे परिवार से हो? अच्छे परिवार से हो। आरक्षण चाहिए? नहीं चाहिए। आरक्षण हटा देना चाहिए देश में से। सुनो उसके विचार भी तो सुन लो। आरक्षण हटा देना चाहिए। किसी के लिए गलत है, किसके लिए गलत है? मैंने क्या उदाहरण दिया जिससे तुम्हें लगा ये गलत है? किसका जिक्र किया मैंने अभी? दो बड़ी बहनों का, है? अदर कास्ट का जिक्र किया। क्या नाम था उस अदर कास्ट का? एससी नाम था उसका। अभी मैंने 2 नाम लिए थे जो देश में बड़े चर्चित नाम थे। कौन कौन थे वो? टीना डाबी और रिया डाबी। लड़कियों के नाम तो सुन ही लेता, बैठ जा। इसका ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में। चलो अब देखो तुम ये कितना अपना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास खो रहे हो तुम। सुन लो, पढ़ाई कर लो, ध्यान से सुनो। जैसे ना हर एक की एक समझ बनती है, ये समझ हमारे सिस्टम में 12th तक तो बनती ही नहीं किसी की भी। 12th के बाद अगर तुम्हें टीचर अच्छा मिल जाए तो कम से कम उसका सुन के, उसकी नॉलेज से कुछ फायदा उठाना चाहिए। हमने भी ऐसे ही किया, अपने टीचर्स को सुन सुन के ही सीखा। सब ऐसे ही सीखते हैं। यहाँ से ब्लैंक भी जाएंगे आधे लोग, जैसे जिनको नाम ही नहीं पता, जिनको समझ में नहीं आ रहा। ये मुद्दे समझने के हैं। अब तुम बड़े हो गए, तुम कोई 12, 15, 18 साल के बच्चे नहीं हो। तुम सब 17+ अगर आ गए, 18+ में तो तुम लोग अडल्ट की श्रेणी में आ गए। अब तुम्हें हर चीज समझनी चाहिए कि देश क्या है, क्या ये संविधान किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या आरक्षण। तो आर्टिकल 16 ने बात की कि हम भैया तुम्हें सरकारी नौकरी में बराबरी देंगे, लेकिन आर्टिकल 16 का एक पार्ट बनाया 16(4), जिसमें लिखा कि आरक्षण की बात पे आप कुछ नहीं बोलेंगे, वो जरूरत है, वो देना पड़ेगा। आरक्षण कोई भीख नहीं। क्या लिखते थे? किसका पैक्ट का? पूना पैक्ट। ये किसने दिया था? अंबेडकर जी ने ये वादा किससे लिया था? और गांधी ने कहा था कि मेरी जबान है, तुम्हें आरक्षण मिलेगा। लेकिन ये आरक्षण कहाँ के लिए था? लोकसभा के लिए। लोकसभा, केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए। क्या आज लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं? बताना कितनी? 2 डिजिट उल्टे करने थे और 1 कम करना था। 84 और 47। ये याद रखना, ये हमेशा आता है पेपर में। देश में लोकसभा में एससी की कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं? 84 तुम्हारे यहाँ शेड्यूल कास्ट लगेंगे एमपी इलेक्शन में, वही जाएंगे, जनरल नहीं जाएगा। एसटी कितने जाएंगे? क्या औरतों का भी कोई आरक्षण है क्या? औरतों का अभी तक कोई आरक्षण नहीं है। 10th क्लास में एक पिक्चर है एनसीईआरटी में। पिक्चर क्या कहती है, ध्यान से सुनो। ये 10th में तुमने कभी नहीं देखी, ना टीचर ने दिखाई होगी। अब सुन लो। पार्लियामेंट हाउस बनाया, यहाँ कुछ औरतें खड़ी अपना एक ऐसे बैनर लेके खड़ी हैं और उस पर लिखा है वुमेन रिजर्वेशन, औरतों का रिजर्वेशन, औरतों का आरक्षण, महिला आरक्षण बिल है ये। और ये लेके आई हुई है बाहर, भीड़ है। अब अंदर यहाँ दिखाया कुछ आदमी ना, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट के ऐसे गेट हैं बहुत सारे, तो हर एक गेट में ना एक आदमी खड़ा कर दिया और वो ऐसे खड़ा कर, दरबान नहीं होता, दोनों हाथ रोक के कि अंदर जाके दिखाओ तुम, वो हर एक गेट पे खड़ा हुआ है, हर एक आदमी। और कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, नेता, ऐसे 10-15 आदमी दिखा दिए और ये कह रहे हैं रुको रुको, अभी हम तुम लोगों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, अभी बुलाएंगे औरतों को बुलाएंगे, चलो अभी अभी देख रहे हैं। मतलब ये दिखाया गया कि जो डिस्कस करने वाले हैं वो भी आदमी है। हर एक की एंट्री पर जो बैरियर है वो कौन खड़ा हुआ है? क्यों एंट्री देंगे औरतों को ये? और क्यों ये ऐसा बिल लाएंगे कि भाई 33% औरतें हों? 33% का मतलब टोटल सीटों में से 33% तो आदमी तो घटेंगे। तो ये क्यों ऐसा बिल लाएंगे कि हमें निकाल दो जी, इन बेचारी औरतों को ले आओ? ये पागल है क्या ऐसा बिल लाने वाले? कोई नहीं लाएगा ये बिल। तुम्हारे यहाँ बहुत 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 लिमिटेड नंबर है औरतों का जो कहाँ तक एंटर हो पाती हैं।
लोकसभा, तुमसे ज्यादा आगे हैं कई इस्लामिक कंट्रीज। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर तुमने SC ST को आरक्षण दे रखा है तो औरतें क्यों नहीं आरक्षण में आती? जैसे हर जगह औरतों का आरक्षण है, क्या गाँव में पंचायत में औरतों की सीटें हैं? पंचायत में है। क्या स्टेट में सीटें हैं? और कंट्री में, देश में या सेंटर में नहीं है। सिर्फ कहाँ दे रखा है औरतों को आरक्षण? पंचायत। तो पंचायत का ही तो बड़ा रूप राज्य है और राज्य का बड़ा रूप देश, तो हमें आरक्षण चाहिए। अब औरतें ये डिमांड करेंगी, लेकिन ये डिमांड तुम्हारी सुनेगा कौन? क्योंकि डिमांड अंदर जाके डिसाइड की जाती है और अंदर की एंट्री पर बैरियर कौन खड़े हुए हैं? आदमी। इसलिए औरतों का कोई आरक्षण नहीं है। अगर जिस दिन आरक्षण आ गया ना, आधे आदमियों को यहाँ से लात लगेगी, फिर वो कहाँ जाएंगे? इसलिए वो यहाँ लाएंगे ही नहीं आरक्षण। एक खास रिपोर्ट में कल पढ़ रही थी, आज की सरकार में 2019 में, वैसे मेरे मन में देखो कितने क्रिमिनल्स हैं अपने इसमें लोकसभा राज्यसभा में, तुम विश्वास नहीं करोगे, हर पार्टी के 40 से 57%, हर पार्टी के जो MP बने हैं ना, वो सब क्रिमिनल्स हैं। 40 से 57%। 7 नेशनल पार्टी है ना आपकी बड़ी भाई, BJP है, BSP है, तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस का दूसरा पार्ट है CPI है, CPI मार्क्सवादी हैं। सबके मैंने पढ़े, किसी के 40% क्रिमिनल, किसी के 43%, किसी के 48%, 53, 57%। आप ये इमेजिन करो, इस देश में आधे ज़्यादा तो क्रिमिनल हैं आपके, लोकसभा राज्यसभा। और ये NCERT लिखती है, मैं नहीं बोल रही, सरकार की किताब लिखती है ऐसा, कि पावर और मसल का खेल है ये, और मनी का, यानी जिसके पास खूब सारा पैसा हो और जिसके पीछे बहुत बढ़िया जैसे गुंडे और बदमाश और इस तरह की धाक हो ना, उसका पॉलिटिक्स में सिक्का चलता है। आम आदमी पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता। कहने को डेमोक्रेटिक देश हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ क्रिमिनल जिनका रिकॉर्ड है ना, आधे से ज्यादा। और जानते हो रिकॉर्ड कौन सा है? जो लिखा गया, जो लिखा ही नहीं गया। कितने क्राइम तो लिखे ही नहीं गए। कोई बड़ी बात नहीं, इनमें 100% क्रिमिनल्स हों। 57% तक तो ये लिख रहे हैं पार्टी वाले कि भाई इस पार्टी के 57%, जितने टोटल हमारे आदमी हैं उनमें 57% पे ये बड़े क्रिमिनल केस चल रहे हैं, जिनको की दुनिया देखती है कि क्रिमिनल्स हैं। तो आपके देश की राजनीति की ये हालत है, इस तरह के लोग आपकी राजनीति में हैं। किसी का ऐसा नहीं मिला मुझे पढ़ के कि यूं कहें भाई इस पे प्राउड कर लें। हर एक के ऊपर मामले हैं कहीं ना कहीं पुलिस में जो दर्ज है, और ये तो पुलिस में दर्ज वो होते हैं जो कि छिप नहीं पाते। कितने मामले छिपे हुए होंगे ये पता ही नहीं किसी को। चलो देखो, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15 पढ़ा, 16 टिक कर लो। लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 का 4th क्लॉज, राज्य द्वारा पिछड़े वर्ग हेतु पदों का आरक्षण। आरक्षण को डबल टिक करो तो पूछेंगे क्या आरक्षण 16 का पार्ट है? तुम कहोगे हाँ। 16 में लोक नियोजन, जॉब की बात की गई और आरक्षण की। 17 अंडरलाइन करो पेज 62 पर। अस्पृश्यता, इंग्लिश में अनटचेबिलिटी। किसने इसके लिए संघर्ष किया, बड़ी लड़ाई लड़ी? अंबेडकर। अंबेडकर किस जाति के थे? दलित जाति नहीं है ना, दलित तो सारे लोगों को बोलते हैं। किसके थे? महार जाति। कहाँ के थे अंबेडकर? कहाँ का मूल था इनका? MP। लेकिन पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। लिख लो यहीं पर, ये डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, महार जाति। ये NCERT में लिखा है, इसलिए बता रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं जात पात के ऊपर बात करने का, लेकिन ये लिखा है इसलिए पूछ सकते हैं। अंबेडकर जी जो जन्मे थे महार जाति में। महार जानते हो, SC में भी सबसे नीचे, जिसको बोलते हैं बिल्कुल ही बहुत ही निम्न, कि जिनकी परछाई से भी लोग दूर भागते थे। SC महार जाति। MP में इनका जन्म हुआ और इनकी पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई सारी इनकी महाराष्ट्र में। वैसे देखना कितने ग्रेट आदमी थे, जैसे कितनी गंदगी में से निकल के ये आदमी कहाँ तक पहुंचा। अगर इनकी जगह कोई नॉर्मल इंसान हो तो कभी सोच ही ना पाए ऊपर आने का। ये कहाँ से उठ के और कहाँ तक गए हैं, जिसमें टीचर कितना निगलेक्ट करते थे, बेइज्जत करते थे, तब जाके ये इतना आगे बढ़े। चलो आगे पढ़ना। 17 हो गया, अस्पृश्यता का अंत। अगला पढ़ो, अस्पृश्यता निवारण के लिए राज्य द्वारा, अंडरलाइन कर लो, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बना दिया गया। 76 में बदलकर नागरिक अधिकारों की रक्षा का अधिनियम बना 1955, नाम बदल दिया। यानी अस्पृश्यता के लिए किताब में काम किया, फिर 55 में और इसको स्ट्रिक्ट तरीके से लागू किया। अगला अंडरलाइन कर लो, अनुच्छेद 18, सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान, ये आज भी चल रहे हैं। जैसे उपाधियां सेना में कौन कौन सी हैं? सेना की उपाधि बताना एक दो। कौन से अवार्ड मिलते हैं सेना में? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, ये आज भी चल रहे हैं, पहले भी चलते थे। और शिक्षा में क्या मिलती है? डीलिट, भाई मानद उपाधि दे दी कि ये बड़ी पढ़ाई कर गया। बाकी सब उपाधियां खत्म कर दी, ये टिक कर लो। सेना की उपाधियां चल रही हैं और शिक्षा की। बाकी सम्मानों को, इनको छोड़कर बाकी उपाधियों का अंत कर समाज में समानता स्थापित करता है। सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार जो आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करते, अंडरलाइन करो भारत रत्न। ये कोई गलत नहीं है, यहाँ लिख लो 1954 में शुरू। पहला कितने लोगों को मिला था? कौन 3 थे? नहीं, 3 प्रेसिडेंट नहीं थे। फर्स्ट भारत रत्न कितने लोगों को मिला था? 1954 में 3 लोगों को। कौन 3 थे ये? 3 से ज्यादा को मिल भी नहीं सकता, 3 को ज्यादा से ज्यादा 3 को। पहला कौन था? उसका नाम तुम ठीक बोल रहे थे, क्या नाम था? डॉक्टर S राधा कृष्णन, ये बिल्कुल ठीक है, इनको मिला। इसके बाद दूसरा कौन था? CV रमन, और तीसरा C राज गोपालाचारी। थोड़ा सा सुन लो, इतना क्या काम किया इन्होंने जो इनको ये सब मिला। S राधा कृष्णन तुम जानते हो देश के क्या थे?
पहले उपराष्ट्रपति। अब बोर्ड पे देखो और समझो, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, बहुत बड़े टीचर थे। अपने जब इनका टाइम था ना पढ़ाने का, तो बहुत बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाया इन्होंने। इनको टीचर के रूप में तो याद करते हो, टीचर्स डे। जब ये आगे जाके क्या बने, राष्ट्रपति 62 में, तब टीचर्स डे मनाया, इसलिए इनको दिया। सीवी रमन कौन है? बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। थोड़ा सा देखो बोर्ड पर, इन्होंने 28 फरवरी को रमन के नाम पर, अपने नाम पर एक इफेक्ट दिया था, रमन इफेक्ट। और इसी कारण इस दिन तुम साइंस डे मनाते हो। पहले समझ लेना, इस दिन को तुम कौन सा दिन मनाते हो? साइंस डे। तो कोई तुमसे पूछा कि इंडिया में साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। किसका, कौन सा डे है ये? रमन, सीवी रमन। बर्थडे नहीं है, इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था फिजिक्स में, लाइट से जुड़ा रमन इफेक्ट, इसीलिए इसको साइंस डे बनाते हैं। सीवी रमन को बहुत बड़ा प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज मिला था, फिजिक्स का नोबेल। तुम ये देखो, तुम्हें फिजिक्स पढ़ना मुश्किल लगता है, समझना लगता है किस बेवकूफ ने फिजिक्स बना दिया, सिर में दर्द करता है। इस आदमी को फिजिक्स का नोबेल मिला, और वो तुम्हारी आजादी से पहले। तो कितने इंटेलिजेंट जीनियस होंगे। 1930 में इनको फिजिक्स का नोबेल मिला था, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो जब तुम आजाद हुए, तुमने इंडिया का बड़ा प्राइज दिया। कौन सा प्राइज? भारत रत्न 1954। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत, जब तुम आजाद हुए, के पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इंडियन गवर्नर जनरल थे ये। तो आजाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? राजगोपालाचारी। इसके बाद ये पोस्ट ही खत्म कर दी और प्रेसिडेंट की पोस्ट बना दी गई। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। पहला, एस राधाकृष्णन। अब लिख लो ये कहीं भी, किताब में यहीं लिख लो जहां भारत रत्न लिखा है, किताब में बहुत जगह है। लिखो फर्स्ट भारत रत्न 1954, फर्स्ट भारत रत्न 1954 में 3 लोगों को दिया गया। सबसे पहला 3 को मिला था, 3 लोगों को, 3 व्यक्तियों को। पहला लिख लो, फर्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। ब्रैकेट में लिखना उपराष्ट्रपति थे, फर्स्ट उपराष्ट्रपति। कब बने थे ये उपराष्ट्रपति? 1952 में। लिख लो यहां, 1952 से 62। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1952 से 62। और यहीं लिख लो टीचर्स डे, वो 1962 में मनाया था हमने, 5 सितंबर 1962 में। ये सब पेपरों में आता है, जितना बता रही हूं उनको लिखते चलो सबको, ठीक है। सेकंड नाम लिखो, सी वी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, पूरा नाम सी वी रमन। यहीं लिखो रमन के पास 28 फरवरी रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, ये दिया था इन्होंने 28 फरवरी को, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। वहीं लिख लो साइंस डे मनाते हैं इनकी याद में, साइंस डे, विज्ञान दिवस। और यहीं पर लिख लो 1930 में, 1930 में नोबेल मिला था। तो बड़ी हस्ती थे ये आज़ादी से पहले ही। आज़ादी से पहले 2 ही नोबेल मिले थे आपको, कौन कौन सा? एक टैगोर को और एक रमन को, फिर 68 में फिर आगे जाके कई मिले। तीसरा लिखो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसी के सामने लिखो स्वतंत्र भारत के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट इंडियन, इंडियन जरूरी है क्योंकि गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन था, इंडियन ये था, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। तो तीनों बड़ी हस्ती हैं, एक साइंटिस्ट है बहुत बड़ा, एक आजाद भारत का पहला इंडियन गवर्नर जनरल, और एक की याद में तुम टीचर्स डे आगे जाके मनाओगे उपराष्ट्रपति है। तीनों को कौन सा बड़ा प्राइज मिला? भारत रत्न में कैश भी देते हैं क्या? कुछ नहीं मिलता, अठन्नी भी नहीं मिलती भारत रत्न में, बस एक वो ताम्र पत्र देते हैं, ऐसे पीपल के पत्ते जैसा, एक शॉल और एक, तुमने देखा ना टीवी में जब ये दिखाते हैं मिलते हैं, देखा करो, इनको कोई कैश नहीं मिलता। स्पोर्ट्स वालों को कैश मिलता है, बाकी सब में कैश है, इनको कोई कैश नहीं मिलेगा। भारत रत्न ये रिस्पेक्ट के लिए है। चलो अगला जल्दी से टिक करो। भारत रत्न, पद्म भूषण, ये भूषण बड़ा है या विभूषण बड़ा है? कौन सा बड़ा है इनमें से? पद्म के 3 पुरस्कार हैं, सबसे बड़े का नाम है विभूषण। कितने अक्षर हुए विभूषण में? 4, भूषण में 3 और श्री में 1। ये सबसे बड़ा, ये दूसरा बड़ा, ये तीसरा, इन तीनों से बड़ा क्या है? इसलिए कहते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, दूसरा नागरिक सम्मान विभूषण, तीसरा भूषण और चौथा पद्मश्री। जिनको ये मिलते हैं ना, उनकी डेड बॉडी को तिरंगे में लपेट के इज्जत दी जाती है। जब ये श्रीदेवी नहीं मर गई थी, याद है तुम्हें 2-3 साल पहले, श्रीदेवी कैसे मरी थी? क्या बताया था? शराब पी के और बाथ टब में वो पता नहीं मारा था, मरी थी। लेकिन कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था और कहा था कि जो शराब पी के इस तरह से मरते हैं, अगर तुम उसकी डेड बॉडी को भी तिरंगे में लपेटोगे तो ये तिरंगे की बेइज्जती है। फिर कहा गया भाई तिरंगा इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इनको क्या मिला हुआ है, तो या तो पद्मश्री ढंग के लोगों को दिया करो, और अगर दिया है तो फिर उसको इस तरह क्वेश्चन मत करो। ये क्वेश्चन था उसके ऊपर। चलो आगे देखना, इन पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार ने कब की है? 1954 में। जल्दी से स्वतंत्रता और पढ़ लो। 19-1 फटाफट टिक करो। 6 स्वतंत्रताएं हैं। 19-1 का ए अंडरलाइन करो नीचे, विचार और अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, यहां अपने आप लिखो आरटीआई 2005, झंडा 2004, ये सब मौलिक अधिकार हैं तुम्हारे। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन
2005 में मिला, 19A में है ये। और झंडा फहराने का मौलिक अधिकार 2004। वैसे काम 2 से चल रहा था, फिर जाके केस वे सुप्रीम कोर्ट में 4 में सॉर्ट आउट हुआ। अगले पेज पर आओ। अनुच्छेद 19 का बी में क्या था? बिना अस्त्र शस्त्र। अंडरलाइन कर लो, शांतिपूर्ण सम्मेलन। यहां लिख लो ऊपर, बिना अस्त्र शस्त्र, बिना अस्त्र शस्त्र। 19C पे आओ, क्या था सी से? संघ, समूह। अंडरलाइन करो, संघ या संगठन या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। सी से संघ या समूह। 19D करो, डी में क्या था? घूमना फिरना। अंडरलाइन करो, आबाद मतलब बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। संचरण या आगमन, आना जाना, जिसका मन करे शिमला जाओ, गंगा स्नान करने जाओ, जहां मन करे जाओ, तुम फ्री हो। 19D में, बस पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास, वो दिक्कत है, बाकी तो कोई भी कहीं जाओ, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। 19E करो, निवास की स्वतंत्रता, कहीं रहो जहां मन करे, जमीन लो, प्लॉट लो, घर बनाओ, कुछ करो। 19E। 19F, F पहले था, अब ये क्या है? 19G। पहले F में संपत्ति था, इसको ठीक कर लो, F को पढ़ लो। वृत्ति या जीविका की स्वतंत्रता, जीविका के पास लिख लो 19G। F ना पहले संपत्ति का था, वो उठा के कहां पटक दिया? 300A में। ये बात लिखो, यहां लिखो। अब 19G, 19F पहले था और वो संपत्ति का था, अब नहीं है। जल्दी से अनुच्छेद 20 पढ़ लो। अपराधों के लिए दोष संधि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। लिखा है भूतलक्षी प्रभाव, जल्दी से यहां लिखो। क्राइम के समय की सजा मिलेगी, इसका मतलब ये होता है जिस समय क्राइम किया, अपराध किया, उस समय की सजा मिलेगी। उस समय सजा अगर 10 दिन की तो 10 दिन मिलेंगे, 2 साल तो 2 साल। अब सिद्धू को बताया था ना मामला, वो आदमी मर गया, अब कितने साल की जेल हुई है? 1 साल की। कितने साल? 34 साल बाद वो केस अब दोबारा। और ये किया किसने? उस परिवार ने नहीं, विपक्षी दलों ने, कि इसने एक आदमी को मुक्का मारा और वो मर गया, तो उसका फायदा उठाया। चलो आगे पढ़ो। इसमें भूतलक्षी के पास लिख लिया, जब क्राइम किया तब के अनुसार सजा। एक गलती की सजा कितनी बार? एक मूवी है जोधा अकबर है शायद, उसमें अकबर का एक सीन है ऋतिक रोशन का। इसका एक कजिन जो है, जिसको इसने पाला पोसा था, जिसकी माँ ने, इसका कजिन तो नहीं था वो, क्या नाम था उसका? एक नौकरानी थी वो, महामंगा। महामंगा का बेटा इसी का हम उम्र था। तो जब ये बड़े हुए तो महामंगा का लड़का चीटिंग कर रहा था, इसने पकड़ लिया, वो इसको मारने आया। तो इसने कहा कि पकड़ के कि इसको पहाड़ से नीचे गिराओ। पहाड़ खड़ा हो गया, वहाँ पहाड़ से नीचे गिराया, पहाड़ से नीचे गिरा के मरा नहीं, तो बोले दोबारा ले जाओ इसको। और लड़खड़ाता हुआ बेचारा, हाथ पैर टूट गए, उसको दोबारा ले गए, दोबारा पटका वहाँ से। तो एक गलती की सजा कितनी बार दी अकबर ने? 2 बार। वैसे कितनी बार देनी चाहिए? 1 बार। देखो आगे 21-20 हो गया। अगला जल्दी से टिक करो। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। जल्दी से नीचे आ जाओ। प्राण और दैहिक के बाद अनुच्छेद 21 का ये RTE है, शायद नहीं बताया ना? RTE बताया था? नहीं बताया, फिर नहीं कराऊंगी इसको। 22 करो, कल बताऊंगी RTE। 22 टिक करो। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। किस दशा में? जब क्या क्या शक हो कि ये गड़बड़ करेगा, आतंकवादी, कुछ बड़े लेवल पर। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। निवारक निरोध का मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन, रोकना। कितने दिन तक रोक सकते हैं? 3 महीने। और अगर आगे रोकना हो तो? हाँ, तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आया दोनों को, कल पूछूंगी तो देखना ब्लैंक मिलोगे। चलो कल पढ़ेंगे आगे।